एक तूफानी रात में शहर से दूर एक फार्म हाउस पर करीब रात के 9 बजे परिवार के सदस्यों में एक अजीब सा शोरगुल था। आसमान में बादल छाए हुए थे और तूफान आसपास के पेड़ों का झकझोर कर बुरा हाल कर रहा था। उसी वक्त एक महिला घर के अंदर से तकरीबन 8 वर्ष के बच्चे को घसीटते हुए बाहर ले आई। उसके एक हाथ में लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ में उस बच्चे का हाथ था। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो हर हाल में बाहर आने का विरोध कर रहा था, लेकिन वो महिला उसे बेरहमी से पीटते हुए बाहर गेट पर धकेल कर अंदर चली गई। बच्चा बिलखते हुए अंदर जाने के लिए गेट की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक महिला ने गेट को बंद कर दिया। बच्चा गेट को पटकते हुए रोए जा रहा था। माँ, भैया ने कुछ नहीं किया, खिड़की का मिरर गलती से टूट गया था। प्लीज माँ, गेट खोल दो। ज्यादा बोला तो तुझे भी 2 खींच के मारूंगी और बाहर फेंक दूंगी, समझे ना तुम? आज उस नालायक को ना ही खाना मिलेगा और ना ही आज वो अंदर सोएगा। महिला ने 4 साल के बच्चे निकेश को आंख दिखाते हुए कहा, पापा आप ही बोलो ना माँ को, प्रतीक भैया के लिए गेट खोल दें। घर के मेन हॉल में बैठे निकेश ने अपने पिता गौरव से कहा, अरे श्वेता, अब बहुत हुआ, गेट खोल दो। बेचारा बच्चा ही तो है, डर जाएगा। बाहर तूफान आया हुआ है, अंदर ले आओ उसे। इतनी पनिशमेंट काफी है, गलती से ही टूटा होगा कांच। वो महिला अपने पति की बात को इग्नोर करते हुए बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम जा रही हो या फिर मैं जाऊँ गेट खोलने के लिए? अब नहीं आएगा वो अंदर, समझे ना तुम? अगर तुमने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो वो रहेगा अंदर या फिर मैं, श्वेता ने झल्लाते हुए कहा। अच्छा, अगर वो तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम ऐसा कर सकती थी? ओह, ज्यादा प्यार उमड़ रहा है ना अपने बेटे के लिए। तुम भी जाओ बाहर और रहो अपने लाडले बेटे के साथ रात भर बाहर जंगल में। इतना कहते हुए श्वेता निकेश को लेकर अपने रूम में चली गई। श्वेता गौरव की दूसरी पत्नी थी और वो प्रतीक की सौतेली माँ थी, जो आए दिन उसे ऐसी तरह की सजाएं देती थी। गौरव भी ना चाहते हुए अपने रूम में सोने गया। उधर प्रतीक रोते हुए गेट के पास भूखा ही सो गया। रात के 2 बजे तूफान थम चुका था और घर के सभी सदस्य सोए हुए थे। प्रतीक की अभी तक सोते हुए सिसकियां निकल रही थी। उसी वक्त प्रतीक के पास लगे लाइट के खंबे की लाइट में हरकत हुई। वो ब्लैंक करने लगी। प्रतीक, एक हल्की सी आवाज ने प्रतीक की नींद तोड़ दी। वो डरता हुआ सिमट कर बैठकर चारों तरफ देखने लगा। कौन है? कौन है? प्रतीक ने डरते हुए कहा। प्रतीक 8 साल का बच्चा था। उसका डरना स्वाभाविक था। बेटा, मैं हूँ। प्रतीक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत जिसका लिबास काला और बालों त्वचा का रंग सफेद था, उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों को देखकर प्रतीक डर गया। माँ बचाओ, डैडी बचाओ। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, उस अनजान औरत ने प्रतीक के पास आते हुए कहा। देखो बेटा, अगर तुमने अपनी माँ और पिता की नींद खराब की तो तुम्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तुमने ये सोचा है? तुम कौन हो? तुम बहुत डरावनी दिखती हो। दिखने में मैं डरावनी हूँ बेटा, लेकिन मैं दिल से बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ जैसी। आप क्या चाहती हैं? प्रतीक का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ बेटा, आज रात के लिए। क्योंकि सुनो, आसपास कितने भयानक जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं और तुम अकेले बाहर हो। पास ही कितना घना जंगल है, जहाँ कोई आता है वो जिंदा नहीं जाता, उस अनजान औरत ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें रहस्यमयी ढंग से जंगल की ओर देख रही थी। तो अब क्या करूं? आप मेरे पापा को जगा दीजिए ना प्लीज, वो मुझे अंदर जरूर ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे बेटा, अगर उन्हें ले जाना होता तो अब तक ले जाते। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरा घर पास ही में है, रात भर वहीं रुकना और सुबह अपने घर चले आना। ठीक है दादी। प्रतीक का जवाब सुनकर उस रहस्यमयी औरत के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। उसने प्रतीक का हाथ पकड़ा और जंगल के दक्षिणी भाग में स्थित एक कब्रिस्तान में पहुंच गई। दादी, ये क्या है? प्रतीक ने रुकते हुए सवाल किया। हाँ बेटा, ये कब्रिस्तान है और मेरा घर उस सामने वाली कब्र में है। चलो तुम्हें अपना घर नज़दीक से दिखाती हूँ।
पर दादी, कब्रिस्तान में तो लोगों को दफनाया जाता है, तुम यहाँ क्यों रहती हो? आपको डर नहीं लगता? नहीं बेटा, दुनिया वालों ने मुझे अपने समाज और परिवार से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ रहने लगी हूँ। मेरी तरह? इसलिए आप मेरी हेल्प कर रही हो ना? हाँ बेटा। वो अनजान औरत प्रतीक की भोली बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। बातों ही बातों में दोनों एक कब्र के पास पहुंच गए। ये वाला घर आपका है? प्रतीक ने एक साफ कब्र पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बेटा, आओ आराम से अब सो जाओ मेरी गोद में, उस औरत ने कब्र के एक सिरे पर बैठते हुए कहा। उसके दोनों हाथ प्रतीक की ओर फैल चुके थे। उस औरत के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। प्रतीक को उसने अपनी गोद में लिटा लिया। वो प्रतीक के सर को सहलाती हुई बातें करने लगी। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आप अकेले क्यों रहती हो यहाँ? कोई मुझे अपने साथ नहीं ले जाता, इसलिए मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। मैं ले चलता अपने साथ, लेकिन मेरी माँ बहुत ही खराब है, वो मेरे पापा की भी नहीं सुनती। अच्छा, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे? प्रतीक ने उस औरत को देखते हुए कहा। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते जाओ। ठीक है। उस औरत के कहने पर प्रतीक ने उस कब्र को खोदा और उस कब्र में पड़ी लाश के गले से लॉकेट निकालकर पहन लिया। लॉकेट साइज में काफ़ी छोटा होने की वजह से निगाह में नहीं आ सकता था। बेटा, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें कोई लेने आए या फिर तुम खुद घर जाओ, तो मेरे बारे में और इस लॉकेट के बारे में किसी को भी मत बताना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो मुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगे और तुम्हें भी हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन आप कहाँ जा रही हो? बस अभी आई, जंगल से सुबह के लिए खाना लाने जा रही हूँ। उस औरत के चले जाने के कुछ देर बाद प्रतीक को अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे ढूंढते हुए उस रहस्यमयी कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। वो प्रतीक को वहां से लेकर अपने घर वापस पहुंच गए। वो लॉकेट अभी तक प्रतीक के गले में पड़ा हुआ था। प्रतीक और गौरव अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे। उसी रात प्रतीक को सपना आया कि कब्रिस्तान से एक कब्र से एक खूनी डायन निकली और उसने प्रतीक को अपने वश में करके उसकी सारी फैमिली को मार डाला और उसके घर पर रहने लगी। प्रतीक इस सपने से बहुत डर गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में बेड पर पाया। बाद में पता चला कि उसकी सारी फैमिली को किसी जानवर ने घर में घुसकर अपना शिकार बना लिया। किसी की भी लाश सही हालत में नहीं मिली और उसकी जान बचाने वाली रात वाली एक बुढ़िया थी जो उसे ये सब अब सुना रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।